वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रदीप फिजिक्स प्लैनेट पे। तो वापस हम आ चुके हैं नेक्स्ट लेक्चर को लेकर के, जहां पर बात हो रही है करंट इलेक्ट्रिसिटी के 5th लेक्चर में। तो जो लोगों ने 4th लेक्चर देख लिया है वही यहां पर आकर के इस लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। तो क्या करने वाले हैं आज डिस्कस, पहले वो जान लेते हैं। तो आज हम लोग जानने वाले हैं डिपेंडेंस ऑफ टेम्परेचर अपॉन द रेजिस्टेंस। साथ ही जानेंगे टेम्परेचर का इफेक्ट सेमीकंडक्टर्स पर क्या होगा, रेजिस्टिविटी पर टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है कि नहीं, और साथ ही जानेंगे कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या होते हैं। तो बने रहिए इस लेक्चर के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले जानते हैं कि टेम्परेचर का इफेक्ट किसी कंडक्टर के रेजिस्टेंस पर किस तरीके से होता है। वैसे मैं बता दूं कि आपको याद होगा कि डिपेंडेंस ऑफ टेम्परेचर के बारे में बात करूं, डिपेंडेंस ऑफ टेम्परेचर अपॉन रेजिस्टेंस के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले आपको ये लर्न होगा कि R इज इक्वल टू, मैंने बताया था ml अपॉन ne स्क्वायर a टाउ, जहां पे सारे फिजिकल टर्म्स का जनरल एक्सप्रेशन, जनरल मीनिंग आपको पता है। m इलेक्ट्रॉन का मास, l लेंथ ऑफ कंडक्टर, n इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो कि किसी भी कंडक्टर के लिए फिक्स ही होती है, E जो कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, बदलना है नहीं, A क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर, टाउ जो है वो रिलैक्सेशन टाइम है। और आई होप आपको याद होगा कि रिलैक्सेशन टाइम एक्चुअली दो इलेक्ट्रॉनों के कंडक्टर के अंदर में, दो इलेक्ट्रॉनों के कंसेक्यूटिव कोलिजन के बीच में टाइम इंटरवल होता है, राइट। सिंस आपको याद होगा, जैसा कि मैंने बताया था आपको कि टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, सिंस टाउ इज इक्वल टू होता है लैम्डा अपॉन v RMS। याद है आपको कि लैम्डा इज व्हाट, लैम्डा इज मीन फ्री पाथ। बेसिकली मीन फ्री पाथ कंडक्टर्स में होते तो कमी है, लेकिन अगर ये वैल्यू और कम हो तो ऐसे कैसे पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, बताता हूं आपको। ये बता दूं कि टाउ जो है आपका टाइम इंटरवल था, लैम्डा आपकी मीन फ्री पाथ है, दो कंसेक्यूटिव कोलिजन के बीच की डिस्टेंस है, VRMS जो है वो स्पीड है, राइट। सिंस आपको इस एवरेज स्पीड अगर मैं पूछूं कि क्या लिखा जा सकता है, तो वेयर VRMS इज इक्वल टू लिखा जा सकता है 3RT अपॉन m, राइट। 3RT अपॉन m में m क्या है, वो आपका मॉलिक्यूलर वेट होता था, T टेम्परेचर, R तो आपका कांस्टेंट है, गैसेस कांस्टेंट होता था वहां पे, यहाँ पर आपका कंडक्टर के लिए कांस्टेंट हो जाएगा, ओके। और यहाँ T क्या है, T आपका टेम्परेचर है, टेम्परेचर इन केल्विन। जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, दैट मींस अगर मैं इसको ये लिखूं तो कुछ गलत नहीं होगा, ऐसे कुछ लिख दूं तो कुछ गलत नहीं होगा, कि जैसे जैसे आपका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा वैसे वैसे आपकी VRMS वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन, एवरेज स्पीड जो कि आपके कंडक्टर के अंदर में है, वो स्पीड जो है वो भी उसी के रिस्पेक्ट में बढ़ेगी। और सीधी सी बात है, जब आपकी स्पीड बढ़ेगी तो उस रिस्पेक्ट में आपको डिस्टेंस जो है उतने ही टाइम में आप कह सकते हो कम कवर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपकी जैसे जैसे आपकी स्पीड बढ़ेगी, ये आपकी स्पीड बढ़ेगी किसकी वजह से, टेम्परेचर की वजह से। टेम्परेचर बढ़ा, आपकी स्पीड बढ़ी, राइट, स्पीड बढ़ी तो इसके रिस्पेक्ट में ये याद रखिएगा कि आपको मीन फ्री पाथ कम कवर करना पड़ेगा। तो इसका मतलब मीन फ्री पाथ एवरेज स्पीड जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। ध्यान से समझिएगा, आपकी लैम्डा की वैल्यू डिक्रीज होगी, और जैसे ही लैम्डा की वैल्यू डिक्रीज होती है आपकी टाउ की वैल्यू क्या होगी, वो भी डिक्रीज होगी, क्योंकि ये दोनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कह सकते हो। तो लैम्डा की वैल्यू डिक्रीज हुई, टाउ की वैल्यू डिक्रीज हुई, और जैसे ही टाउ की वैल्यू डिक्रीज होगी वैसे ही आर की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो आप ये कह सकते हो कि हेंस आर की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो मेक श्योर आपको पता होना चाहिए कि कंडक्टर्स में जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता है उसकी टाउ की वैल्यू कम होती जाएगी, और टाउ की वैल्यू कम होगी तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। मतलब क्या समझ में आया, हेंस देयरफॉर कह सकते हो, देयरफॉर आर इंक्रीजेस विद टेम्परेचर। टेम्परेचर किसके लिए, कंडक्टर्स के लिए, रिमेंबर दैट, फॉर कंडक्टर्स। यही अगर मैं बात करूं किसके लिए, सेमीकंडक्टर्स के लिए, तो क्या होगा वो भी आप जान लीजिए, काम आने वाला है, ठीक है। ये आपके नोट पॉइंट के लिए इंपॉर्टेंट होगा, फॉर सेमीकंडक्टर्स।
अच्छा, सेमीकंडक्टर्स में क्या होते हैं तो मैं बता दूं, सेमीकंडक्टर्स में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स और होल्स। इलेक्ट्रॉन्स होल्स के बारे में ज्यादा जानकारी आपको आगे ही मिलेगी, मैं बता दूं फिलहाल के लिए इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों ही चार्ज कैरियर्स होते हैं, और दोनों को जब हम टेम्परेचर देते हैं ना तो इलेक्ट्रॉन और होल्स का फॉर्मेशन बढ़ना स्टार्ट होते हैं, और जितना ज्यादा बढ़ेंगे उतना ज्यादा ये चार्ज कैरियर को मूवमेंट में आसानी मिलेगी। मतलब आप कह सकते हो कि अमाउंट ऑफ मूवमेंट बढ़ेगा, रेट ऑफ फ्लो बढ़ेगा, और जितना ज्यादा रेट ऑफ फ्लो बढ़ेगा रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा ना। यही चीजें यहाँ पर है। तो इस वाले पॉइंट की अगर मैं बात करूं, सेमीकंडक्टर्स के बारे में बात करूं, तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वैसे वैसे आपका n की वैल्यू बढ़ेगी, और ये n कोई और नहीं चार्ज कैरियर्स है, राइट। इसी चार्ज कैरियर में इलेक्ट्रॉन और होल दोनों इन्वॉल्व होते हैं, और जैसे जैसे ये बढ़ेगा वैसे वैसे आपका रेजिस्टेंस जो है उसके रिस्पेक्ट में घटेगा। तो क्या समझ में आया कि R की वैल्यू जो है वो आपके टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, किसमें, सेमीकंडक्टर्स में। जैसे जैसे आपका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, ये टेम्परेचर है फिलहाल, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। याद रखें कंडक्टर्स में टेम्परेचर बढ़ने पर आपकी रेजिस्टेंस की वैल्यू भी बढ़ती है, लेकिन सेमीकंडक्टर्स में टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस की वैल्यू घटती है, याद रहेगा। अब मैं इसको समझ लेता हूं कि इसको एक्सप्रेशन में अगर देखा जाए कि टेम्परेचर का इफेक्ट किस तरीके से पड़ता है कंडक्टर्स में, तो कैसे एक्सप्रेस करेंगे, आइए देखते हैं। तो बच्चों चलिए जानते हैं कि हमारा एक्सप्रेशन कैसे होने वाला है इसके डिपेंडेंस का। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन फॉर डिपेंडेंस ऑफ टेम्परेचर अपॉन रेजिस्टेंस। ओके, तो सिंपली मैं बता दूं कि आपको एक टॉपिक पढ़ा होगा 11th में, क्या पढ़ता होगा, और वो ये था कि जैसे जैसे हम किसी कंडक्टिंग रॉड को गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो उसके अंदर मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशन होते हैं और एक्सपैंड करना स्टार्ट कर देते हैं। सिंपली यही कहानी यहाँ पर भी होती है। जैसे ही आप किसी कंडक्टर को बाहर से टेम्परेचर प्रोवाइड करते हो तो इलेक्ट्रॉन की कोलिजन होती है और ये एक्सपैंड मतलब दूर दूर हटने लगते हैं, जिससे प्रॉब्लम क्या हुई, प्रॉब्लम ये सिंपल सी हो गई कि यहाँ पर एक्सपेंशन होना स्टार्ट हो जाता है, और ये एक्सपेंशन होगा मतलब कि ये एक अपने पर्टिकुलर डिस्टेंस तक पहुंचने में आप प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, उतना ही ज्यादा रिस्ट्रिक्ट होंगे। तो एग्जैक्टली सेम सिनेरियो यहाँ पर भी फिट होता है, जैसे आपने कंडक्टिंग रॉड वगैरह में टेम्परेचर बढ़ाने पर एक्सपेंशन में देखा होगा। सिंपल सा ये चीज यहाँ पर भी है, तो उसी से मिलता जुलता। अगर मैं ये मान लूं लेट द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, मान लूं रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज R0 एट 0 डिग्री सेल्सियस। मान लेते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पर किसी भी कंडक्टिंग रॉड का, कंडक्टिंग वायर का जो रेजिस्टेंस है वो R0 है। ओके, तो ऐसे केस में जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे इसका इफेक्ट सिंपली वैसे ही होता है जैसे आपने पढ़ा होगा 11th में या फिर 9th क्लास में, इस तरीके का इफेक्ट डेल्टा L अपॉन L डॉट डेल्टा T, एग्जैक्टली वैसा ही इफेक्ट देखने को मिलता है। ये डेल L क्या था, डेल L इंक्रीमेंट इन लेंथ थी, L क्या था, इनिशियल लेंथ हुआ करती थी, डेल्टा T क्या है, इंक्रीज इन टेम्परेचर हुआ करता था, अल्फा क्या हुआ करता था, एक्सपेंशन कोफिशिएंट हुआ करता था। एग्जैक्टली यही चीजें यहाँ पे होने वाली हैं। यहाँ पे देखिए R इज इक्वल टू डेल्टा R डेल R अपॉन R नॉट, दिस इज इनिशियल रेजिस्टेंस, इनटू डेल्टा T, और ये क्या है, इंक्रीज इन टेम्परेचर, राइट, इंक्रीज इन टेम्परेचर। नाउ इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो RT माइनस R0। ये है आपका रेजिस्टेंस एट फाइनल टेम्परेचर और ये रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस अपॉन, इसको तो आप R0 लिख सकते हो, डॉट डेल T को क्या लिख सकते हो, डेल T को लिख सकते हो T माइनस 0, राइट। तो इनिशियल टेम्परेचर आपने 0 माना है, इसलिए T माइनस 0, ओवरऑल दिस इज टेम्परेचर इंक्रीमेंट, और फाइनली हो जाएगा R0 और इंटू T इज इक्वल टू RT माइनस R0, और फाइनली ये लिख सकते हो RT इज इक्वल टू R0 प्लस R0 अल्फा T, और यहाँ आपने RT इज इक्वल टू लिख दिया R0 कॉमन 1 प्लस अल्फा T। और अल्फा क्या है बच्चों, यहाँ पे, वहां पे तो एक्सपेंशन कोफिशिएंट आप कहते थे, यहाँ पे ये क्या है, ये आपका एक्सपेंशन की जगह रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, तो इसे हम लोग कहते हैं थर्मल रेजिस्टेंस कोफिशिएंट। ओके, तो वेयर आप लिख दीजिए, वेयर अल्फा इज थर्मल रेजिस्टिव कोफिशिएंट या रेजिस्टेंस कोफिशिएंट,
ओके तो ये भी किसी भी कंडक्टर के लिए फिक्स होगा। जो भी कंडक्टर है, जैसे कॉपर का अलग होगा, एल्यूमिनियम का अलग होगा, मैग्नीशियम का अलग होगा, इस तरीके से हर कंडक्टर के लिए अल्फा की वैल्यू जो है वो फिक्स होगी। टी क्या है? इंक्रीज इन टेम्परेचर है, अगर आपने 0 से इंक्रीज किया है तो, राइट। और यहाँ आर टी फाइनल टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस है, और आर नॉट क्या है? आर नॉट आपका 0 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस हो गया। सिंपली अगर मैं आर टी इज इक्वल टू यहाँ पर जो फॉर्मूला निकाल रखा हूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि अल्फा जो है उसका यूनिट क्या होगा, इसको भी थोड़ा पहचान लें। तो पहचान लीजिए, वेयर अल्फा की यूनिट अगर लिखनी हो तो आप लिख सकते हो अल्फा इज इक्वल टू पर डिग्री सेल्सियस। ये कैसे पॉसिबल है? मैं बता दूं कि अल्फा एक्चुअली क्या है। अल्फा इज इक्वल टू रेजिस्टेंस अपॉन रेजिस्टेंस, तो ये तो कैंसिल है, ये तो पर डिग्री सेल्सियस, इसकी यूनिट हो जाएगी डिग्री सेल्सियस। आप कह सकते हो इनवर्स या फिर पर डिग्री सेल्सियस, रिमेंबर दैट। तो यहां पर आपको ये बात तो पता चल गई कि अल्फा की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी इंक्रीमेंट बढ़ेगा। यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है जिसको आपको नोट कर लेना चाहिए। बेसिकली कंडक्टर्स के लिए तो आपको पता ही है, कंडक्टर्स के लिए अल्फा की वैल्यू जब भी होगी पॉजिटिव होगी, मतलब इंक्रीज करेगी, पॉजिटिव होगी। लेकिन अगर मैं यही सेमीकंडक्टर के बारे में बात करूं, सेमीकंडक्टर्स के लिए बोलूं, तो सेमीकंडक्टर के लिए अल्फा की वैल्यू नेगेटिव होती है, कह सकते हो नेगेटिव रहती है। इसीलिए जैसे जैसे आप उसमें टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, जैसे जैसे आप सेमीकंडक्टर में बढ़ाओगे, वहां पे एक्सपेंशन देखने को नहीं मिलता। याद रखिए, कंडक्टर के लिए अल्फा पॉजिटिव, और सेमीकंडक्टर्स के लिए, ये सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर के लिए अल्फा जो है वो नेगेटिव होता है। आइए एग्जांपल से समझेंगे कि अगर मुझे ये पता करना हो कि रेजिस्टेंस का अगर कोई कर्व दिया है तो उससे मुझे बताना हो कि कौन सा टेम्परेचर अधिक है, तो कैसे बताएंगे, आइए देखते हैं। तो चलिए बच्चों, हमारे पास एक एग्जांपल है जिससे हम क्लियर करेंगे इस टेम्परेचर के इफेक्ट को। इन गिवन VI कर्व फॉर कंडक्टर इज शोन एट डिफरेंट टेम्परेचर, व्हिच वन इज करेक्ट फ्रॉम गिवन बिलो। यहाँ पे कर्व दे रखा है, इस कर्व से आपको पहचानना है ये VI कैरेक्टरिस्टिक है, और आपको ये दो कर्व दे रखा है कुछ इस तरीके से। आपको ये T2 पर दे रखा है, ये T1 पे दे रखा है। आपको पहचानना ये है कि इनमें से ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, डोंट वरी। इससे आपको बताना ये है कि किसका टेम्परेचर अधिक है, देख करके बता सकते हो क्या? पहले तो ये डिसाइड कर लीजिए कि किसका रेजिस्टेंस अधिक है। तो जिसका रेजिस्टेंस अधिक होगा वो अधिक टेम्परेचर पे, बड़े टेम्परेचर पे होगा, क्योंकि आपको पता ही है कि ज्यादा टेम्परेचर ज्यादा रेजिस्टेंस। बताइए, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो कि परपेंडिकुलर वैल्यू जो है वो ज्यादा है, इसका मतलब कि आप वर्टिकल वैल्यू ज्यादा ले रहे हो। ज्यादा थीटा की वैल्यू आपको याद है, थीटा, ज्यादा थीटा मोड थीटा, VI कैरेक्टरिस्टिक में ज्यादा थीटा वैल्यू होगी तो उसका स्लोप ज्यादा, स्लोप ज्यादा, तो इसका मतलब ये कि रेजिस्टेंस अधिक। तो इन दोनों में T2 और T1 पर, T2 पर रेजिस्टेंस अधिक है क्योंकि इसकी थीटा वैल्यू अधिक है। अगर इसकी थीटा वैल्यू अधिक होगी तो इसका टेम्परेचर भी उसी टेम्परेचर के बारे में बात करूं मैं तो अधिक होगा। तो यहाँ पर आप इससे सिंपली कह पाओगे कि T2 जो है वो बड़ी वैल्यू है किससे? T1 से। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? तो यहाँ से ऑप्शन आप कौन सा लोगे? T2 ग्रेटर देन T1। तो इसको आप टिक कर दीजिएगा, सिंपली इजी है। याद रखिएगा, यही अगर V कैरेक्टरिस्टिक होता तो आंसर कुछ और होता। ध्यान देना है कि VI कैरेक्टरिस्टिक में थीटा की वैल्यू ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, IV कैरेक्टरिस्टिक में थीटा की वैल्यू छोटी होगी तो फिर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। रिमेंबर दैट। अब मैं आपसे बात करूं कि डिपेंडेंस ऑफ टेम्परेचर अपॉन रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या होगी? तो आपको याद होगा कि टेम्परेचर का जो इफेक्ट है वो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों पर पड़ती है। रेजिस्टेंस तो ऐसा फैक्टर था जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, रेजिस्टिविटी को नहीं कंट्रोल कर सकते। लेकिन रिमेंबर दैट, अगर मैं रो के बारे में बात करूं, रो जो कि कंडक्टर का ये भी होता है m/n² टाउ, ये फॉर्मूला हुआ करता है। और इसमें L और A का डिपेंडेंस नहीं है, लेकिन हाँ टेम्परेचर का डिपेंडेंस होगा ड्यू टू टाउ। क्योंकि आपको पता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर टाउ की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती है, तो रो की वैल्यू इसके रिस्पेक्ट में क्या होगी? इंक्रीज होगी। मतलब अगर आप किसी भी नेचर का, कोई भी नेचर का अगर आप कंडक्टर लेते हो, टेम्परेचर बढ़ाते हो तो उसकी रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज होगी साथ ही साथ। तो इसका मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करिए, रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी। इसका इफेक्ट भी एग्जैक्टली वैसे ही होगा, एग्जैक्टली वही एक्सप्रेशन होगा जो आपने रेजिस्टेंस पर देखा था, क्योंकि दोनों पर सिंपल इफेक्ट है। हेंस आप एक्सप्रेशन लिख सकते हो। हेंस एक्सप्रेशन क्या होगा इसका? एक्सप्रेशन फॉर
टेम्परेचर इफेक्ट, टेम्परेचर इफेक्ट क्या होना चाहिए, तो ये लिख सकते हो आप रो टी, हाँ रो टी एग्जैक्टली, रो टी इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा टी। ये टी क्या है, टी आपका टेम्परेचर डिफरेंस है जो कि 0 से राइज हो रहा है। रो नॉट क्या है, रो नॉट आपका टेम्परेचर जब 0 था, 0 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टिविटी थी जो भी है, और रो टी आपका फाइनल रेजिस्टिविटी है एट टेम्परेचर टी। बाकी सब कुछ वैसा ही है। अल्फा क्या है, आपका थर्मल रेजिस्टेंस कोएफिशिएंट है, वैसा ही है। तो एक्सप्रेशन आपको क्लियर है। इसमें भी वही कहानी है कि अगर मैं यही रेजिस्टिविटी किसके बारे में बात करूं, सेमीकंडक्टर के बारे में बात करूं, तो सेमीकंडक्टर में भी टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। रिमेंबर दैट। तो ये इफेक्ट भी आप ऐसे ही करेंगे, अल्फा का यूनिट वगैरह सब वैसे ही होगा, कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है। आइए तो आप आगे बढ़ेंगे टेम्परेचर इफेक्ट के बाद नेक्स्ट टॉपिक। तो चलिए बच्चों, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने यहाँ पे दिया हुआ है, जिस क्वेश्चन को हमें डील करना है। और इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा आइडिया दे देता हूँ ताकि आप इसे कर सके, और साथ ही मैं बता दूं आपको कि आपके एनसीईआरटी में 2 क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। दोनों ही आप ट्राई करेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा आइडिया उसका भी मैं दे दूंगा ताकि आप उसे भी ट्राई करके सॉल्व करके मुझे बता सकें। तो आइए क्वेश्चन क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। फाइंड दैट टेम्परेचर एट व्हिच कंडक्टर्स रेजिस्टेंस इंक्रीजेस 20% रेजिस्टेंस फ्रॉम द टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो फ्रॉम द टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस से 20% इंक्रीज करा। इट्स रेजिस्टेंस हीट कोएफिशिएंट जो है दे रखा है, तो व्हाट विल बी द टेम्परेचर, वो टेम्परेचर पता करना है जिस पर आपका रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया है। कितने परसेंट से, 20% से। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही सुना आपने। तो यहाँ पर मेरे पास एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर आपने ले रखा है। इस कंडक्टर का जो भी टेम्परेचर है वो टेम्परेचर मान लीजिए T1 27 डिग्री सेल्सियस है। याद रखिएगा हीट रेजिस्टेंस जो कोएफिशिएंट आपको दिया रहा है वो है आपका केल्विन में, तो आपको जो सॉल्यूशन करना होगा वो केल्विन में करना होगा। तो इनिशियल टेम्परेचर जो था वो 27 डिग्री सेल्सियस था, जो भी रेजिस्टेंस रहा होगा वो इंक्रीज बाद में हो गया था, और इसको केल्विन में चेंज करेंगे तो आपको 273 ऐड करना होगा। तो 273 ऐड कर लीजिएगा, 273 प्लस 27 ऐड कर लीजिएगा, तो फाइनली ये 300 केल्विन हो जाएगा। राइट, तो इस समय इसका जो भी रेजिस्टेंस होगा वो मान लो आपका आ रहा होगा इनिशियल रेजिस्टेंस, और बाद में आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो वही नया वाला फाइनल टेम्परेचर निकालना है आपको। ओके, तो करेंगे कैसे, तो फाइनली आपको क्या करना है, पहले इंक्रीज इन रेजिस्टेंस निकालना है। इंक्रीज इन रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो पहले तो आप ये डिसाइड कर लीजिए कि इंक्रीज इन रेजिस्टेंस निकालने के लिए आपको क्या करना होगा। तो इंक्रीज इन रेजिस्टेंस 20% से, तो 20% 20/100 ऑफ इनिशियल रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ है ना, तो इसको डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 0.2 R। तो ये आपको मिल गया, इंक्रीज है तो इसे हम क्या कह सकते हैं, डेल R। अब आपको फाइनल बताना हो तो R प्लस ऐड कर देते हैं। तो फाइनली सिंस हम जानते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, डेल R अपॉन R डॉट डेल T। यहाँ पे कैपिटल T आप मेंशन करिएगा। रीजन फॉर दैट सिंपल सा है, क्योंकि केल्विन में रिप्रेजेंट करना है, सेल्सियस में नहीं करना है। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू दे रखी है, डेल्टा R की जगह पे आप वैल्यू रखिएगा कितना, 0.2 R और अपॉन में R, और यहाँ पे आपको डेल T मिल जाएगा। और फाइनली अल्फा की जगह पे क्या रख दीजिए, अल्फा की वैल्यू रख दीजिए 2 into 10 to the power -4 is equal to 0.2 अपॉन, ये तो कैंसिल हो गया, तो डेल T लिख सकते हो आप यहाँ पे। फाइनली इसको आप लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 2/10,000 फाइनली लिख दीजिए, और यहाँ पे 0.2 अपॉन डेल T लिख दीजिए। फाइनली यहाँ से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा इस वाले टर्म से, तो ये आपको मिलेगा क्या फाइनली, तो ये 2 इससे कैंसिल किया आपने, और फाइनली आपको मिलेगा 1000 यहाँ पर, और यहाँ पे 1 अपॉन डेल T। तो डेल T की वैल्यू मिल गई कितनी, 1000। ओके, और यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हो T2 माइनस T1। T1 की वैल्यू क्या है, T1 की वैल्यू ये है 300 जो भी, और आपने यहाँ पे ले रखा है। तो फाइनली T2 निकाल लेंगे ना, कुछ नहीं करना है, बस यहाँ से इस वैल्यू को ले जाकर के वहां पे ले जाके ऐड कर दीजिए, फाइनल टेम्परेचर मिल जाएगा। याद रखिए इजी क्वेश्चन है, लेकिन हाँ थोड़ा सा ट्रिक है, याद रखिए कब केल्विन में करना है, कब सेल्सियस में। कुछ चीजें और याद रखिएगा, जैसे कि टेम्परेचर का इफेक्ट अगर मैं रेजिस्टिविटी कर्व पर देखने की कोशिश करूं तो किस तरीके से इफेक्ट पड़ता है, मैं यहाँ पे बना दे रहा हूं, इसको इरेज कर दिया जाए। यहाँ पे कुछ स्टार पॉइंट बना लेंगे, रेजिस्टिविटी का इफेक्ट एग्जैक्टली किस तरीके से टेम्परेचर के थ्रू पड़ता है।
कंडक्टर्स पे। अगर मैं कंडक्टर के लिए बात करूं तो कंडक्टर्स में बेसिकली ये कुछ इस तरीके से कर्व बनता है। कंडक्टर्स में रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ तेजी से इंक्रीज हो सकती है, मतलब कि ऊपर भागती है। कैसे भागती है मैंने आपको इफेक्ट तो बता ही रखा था, उसी रिस्पेक्ट में भागेगी, मतलब इंक्रीज करेगी। यही सिंपली अगर मैं बात करूं रेजिस्टिविटी का कर्व टेम्परेचर के साथ एलॉय पर कैसे काम करती है। एलॉय को आप पहचानते हो, एलॉय क्या है, एलॉय यहाँ पे एलॉय के लिए ये जो कर्व होता है वो लगभग स्ट्रेट लाइन हो जाता है। स्ट्रेट लाइन मतलब बहुत तेजी से नहीं, हाँ इंक्रीज तो करता है इसमें भी। अगर मैं यही कर्व अगर सेमीकंडक्टर के लिए पूछूं तो सेमीकंडक्टर का कर्व कुछ इस तरीके से होता है। क्यों? क्योंकि ये टेम्परेचर के साथ जो है वो डिक्रीज होता है। तो ये आपका रेजिस्टिविटी कर्व है किसके लिए? सेमीकंडक्टर्स के लिए, सेमीकंडक्टर के लिए। ओके फाइनली, तो अब एक चीज हम लोग और मिस कर रहे हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे, और वो टर्म है आपका सुपर कंडक्टर। बिल्कुल सही सुना आपने, जैसे सुपरमैन सुना है ना, एग्जैक्टली वैसे ही सुपर कंडक्टर क्या होता है, आइए देखें। तो चलिए बच्चों, हमें अब डिस्कस करना है सुपर कंडक्टर क्या होता है। जैसे मैन से ऊपर सुपरमैन, वैसे ही यहाँ पर भी ले लिया गया कि कंडक्टर से ऊपर सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर क्या है? देखिए, एक ऐसा कंडक्टर जिसका टेम्परेचर बढ़ाने पर तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, नो डाउट, आपको पता है, लेकिन जैसे जैसे आप उसका टेम्परेचर घटाते हो ना, जैसे जैसे डिक्रीज करते हो, वैसे वैसे उसकी रेजिस्टिविटी भी डिक्रीज करने लगती है। और एट स्पेसिफिक लो टेम्परेचर, बहुत ही छोटे टेम्परेचर पे जाने के बाद इसकी रेजिस्टिविटी जो है वो एग्जैक्टली जीरो हो जाती है, कह सकते हैं, और इसकी कंडक्टिविटी इनफाइनाइट हो जाती है। एट दैट टेम्परेचर एट विच कंडक्टिविटी इज इनफाइनाइट एंड रेजिस्टिविटी इज जीरो, दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर एंड द कंडक्टर इज कॉल्ड सुपर कंडक्टर। क्या समझ में आया? कंडक्टर कोई और नहीं, कंडक्टर ही सुपर कंडक्टर बन जाएगा जब टेम्परेचर बहुत छोटा हो जाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं बता दूं आपको कि ऐसे आप किस किस कंडक्टर्स को कर सकते हो, तो बहुत सारे हैं, लेड भी है, टिन भी है, और साथ ही आपका एल्युमिनियम भी है। तो एल्युमिनियम के लिए बेसिकली ये क्रिटिकल टेम्परेचर ऑलमोस्ट 1.2 केल्विन के आसपास होता है। तो डेफिनेशन आपको समझ में आ गई, लिखेंगे कैसे वो भी देख लेते हैं। Superconductor, when temperature decreases the resistivity of conductor also decreases and at specific low temperature, जिसको क्या कहते हैं आप? क्रिटिकल टेम्परेचर, राइट? क्रिटिकल टेम्परेचर TC, at specific low temperature the resistivity of conductor becomes zero and conductivity becomes infinite. This is called, this conductor is called सुपर कंडक्टर, मतलब कंडक्टर ही सुपर कंडक्टर है। तो बेसिकली आपको कंडक्टर को ही सुपर कंडक्टर की तरह ट्रीट करना होता है। तो इसका अगर मैं कर्व बनाऊं तो एग्जैक्टली आपने अगर कम्युनिस्ट पार्टी वगैरह का नाम सुना होगा, तो कम्युनिस्ट पार्टी का जो सिंबल होता था वो कैसा होता था? एग्जैक्टली आपने जो देखा होगा खेतों में काटने के लिए आप इस्तेमाल करते थे, ठीक है, एग्जैक्टली उसी तरीके का सिंबल यहाँ पर भी होता है। और यहाँ पर ये जो सिंबल है वो एग्जैक्टली इस तरीके का होता है, कुछ इस तरीके से, या और यहाँ पर ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं TC। ये TC है, T फॉर टेम्परेचर, C फॉर क्रिटिकल, TC।
और ये यहां तक तो ठीक था, यहां से ये सीधे रेजिस्टिविटी 0 बता रहा है। और जैसे ही टेम्परेचर आप थोड़ा भी इंक्रीज करते हो तो तुरंत वो फिर से कंडक्टर की तरह चला जाता है। तो यहां से टेम्परेचर बढ़ाने पर फिर ये जो कर्व है वो कंडक्टर के बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है, और यहां पर इस टर्म पर रेजिस्टिविटी 0 होती है। बहुत लो टेम्परेचर है तो इतना जनरली हम लोग डेली लाइफ में यूज नहीं कर पाते हैं, इसीलिए हम सुपर कंडक्टर को अपनी डेली लाइफ में यूज नहीं करते, क्योंकि इतना लो टेम्परेचर को सर्वाइव कैसे करेंगे। और एग्जांपल के तौर में बात करूं तो एग्जांपल के तौर पे आप एल्युमिनियम ले सकते हो। इसका जो टेम्परेचर होता है टीसी वो 1.2 केल्विन होता है, जिस पर मतलब इस क्रिटिकल टेम्परेचर पे आपका एल्युमिनियम सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। बात समझ में आ गई। अब हम लोग बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में, तो आइए डिस्कस करते हैं। तो बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि रेजिस्टेंस की कॉम्बिनेशन की रिक्वायरमेंट नीड क्या है, पहले ये पता होना चाहिए। तो वैसे मैं बता दूं कि अगर आपको रिक्वायर्ड है कुछ ऐसे रेजिस्टेंसेस जो आपके पास एक्चुअली अवेलेबल नहीं है, जैसे मान लीजिए कि आपको 50 ओम का रेजिस्टेंस किसी सर्किट में अप्लाई करना है, लेकिन आपके पास है नहीं, आपके पास 10 ओम के रेजिस्टेंस पड़े हुए हैं। रेजिस्टेंस कैसे होते हैं तो आपने मार्केट में 1-1, 2-2 रुपए के मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं रेजिस्टेंस। आप उसे देखे होंगे, सिंपल सा कलरफुल बैंड के साथ दिखता है, और मैं आपको दिखा भी दूंगा अगले क्लास में, डोंट वरी। तो ये सिंपल जो छोटे-छोटे कंपोनेंट होते हैं जो आपके चार्जर वगैरह में भी लगे होंगे, कलरफुल बैंड होते हैं, उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। ये सब रेजिस्टेंस मार्केट में जो अवेलेबल है इसलिए लगाते हैं ताकि हम वोल्टेज को अपने यहां ड्रॉप कर सके, मतलब करंट को कंट्रोल कर सके। ये तो आपको पता है। तो यहां रेजिस्टेंस की कॉम्बिनेशन की जरूरत ये है कि हमें जहां सर्किट में 50 ओम का 50 ओम का रेजिस्टेंस लगाना है, बट हमारे पास अवेलेबल है 10 ओम के रेजिस्टेंस, तो हम कैसे अप्लाई करेंगे? तो उन्हीं 10 ओम को कंबाइन करने की जरूरत पड़ती है। सिंपली इस तरीके से अगर मुझे लो रेजिस्टेंस चाहिए बट मेरे पास बड़े रेजिस्टेंस है, तो भी हम मुझे उसे कंबाइन करके उससे हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम करवाना होगा ताकि हम उस सर्किट में उसे यूज कर सकें। Therefore हम ये कह सकते हैं कि फॉर द रिकमेंडेशन ऑफ न्यू काइंड ऑफ रेजिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब हमें सारे रेजिस्टेंस को कंबाइन करके एक नया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनाना होगा, तो मुझे चाहिए कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। यहाँ पे कॉम्बिनेशन देखिए बेसिकली दो ही टाइप के होते ही हैं, और वो है आपका सीरीज और दूसरा पैरेलल, जो कि आपने पहले कैपेसिटर्स के कॉम्बिनेशन में देख रखा है। एग्जैक्टली वैसा ही यहाँ पर भी चलने वाला है। तो बिना देर के मैं बता दूं कि यहाँ पे दो तरीके की कॉम्बिनेशन होने वाले हैं। यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन होने वाला है सीरीज। इन सीरीज के बारे में बात करूं तो आपको याद होगा क्लास 10th में भी आपने पढ़ा है कि जो रेजिस्टेंस होते हैं उसके सिंबल्स कैसे होते हैं। ये रेजिस्टेंस का सिंबल है बेसिकली। ये रेजिस्टेंस को हमने इस तरीके से जिगजैग कर दिया और यहाँ पर इसके दोनों एंड को ला करके सप्लाई से जोड़ दिया। एक्चुअली ये सप्लाई कौन है? तो ये सप्लाई एक्चुअली सेल है, कोई सोर्स है, और ये आपका रेजिस्टेंस है, कोई इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस है R2 R3। और ये जब आपने सेल से कनेक्ट किया तो सेल इसको क्या प्रोवाइड करेगा? करंट प्रोवाइड करेगा। लीजिए करंट प्रोवाइड किया, जब ये करंट प्रोवाइड होगा मतलब सारे कंपोनेंट मतलब सारे रेजिस्टेंस में जाएंगे तो इसमें पोटेंशियल ड्रॉप होगा। मान लीजिए कि आपने यहाँ पे करंट जो है वो आई सप्लाई दी थी, इसके थ्रू वोल्टेज V के थ्रू, जो सोर्स है आपका, यहाँ से करंट फ्लो होगा। आपको पता है कि क्योंकि ये सीरीज में है 1/1 लगे हुए हैं तो सारे में करंट का वैल्यू सेम होगा। करंट की वैल्यू सेम होगी तो सब में पोटेंशियल जो होगा वो आपको डिफरेंट मिलेगा। रिमेंबर दैट कि आपको सीरीज में पोटेंशियल क्या होगा? डिफरेंट मिलता है। तो इस तरीके से डिफरेंट पोटेंशियल से आप इसके टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट करोगे वो भी देख लें। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप सारे अलग अलग कंपोनेंट पर V1 निकालोगे। कैसे निकालोगे? ओम्स लॉ आपको पता ही है, ओम्स लॉ रिमेंबर होगा, V = IR। इसी फॉर्मेट से निकाला जाए तो हर कंपोनेंट का पोटेंशियल ड्रॉप होगा V1 = IR1। क्योंकि रेजिस्टेंस भले डिफरेंट है लेकिन करंट तो कॉमन है। अगर मैं दूसरे कंपोनेंट के बारे में बात करूं तो IR2, तीसरे कंपोनेंट के बारे में बात करूं तो IR3, राइट। और इस तरीके से आपको ये सप्लाई ने प्रोवाइड किया था करंट, और ये पूरे सप्लाई का मतलब इस पूरे कंपोनेंट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सपोज कर ले R है। इफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट कुछ तो होगा, वो R सपोज कर ले, और उस पूरे सर्किट को चला कौन रहा है? ऑपरेट कौन कर रहा है? V ऑपरेट कर रहा है। नाउ V = क्या पुट कर सकते हो? V = IR। नाउ आप ये कह सकते हो कि आपने जो एनर्जी प्रोवाइड की पोटेंशियल के फॉर्म में V = लिख सकते हैं V1 + V2 + V3 लिखा जा सकता है। V = IR, फिर इसको आप लिख सकते हो IR1 + IR2 +
R3 राइट, और यहां से आपका I टर्म कॉमन हो जाएगा और फाइनली R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। क्या समझ में आ गई बात आपको कि जैसे जैसे आपके रेजिस्टेंसेस सीरीज में इंक्रीज होंगे आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। मतलब आपको अधिक अगर लोड लगाना है सर्किट में तो आप रेजिस्टेंस को क्या करेंगे, कंबाइन कर लेंगे। सिंपली अगर मैं बात करूं, इफ हमारे पास आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस है एंड आइडेंटिकल रेजिस्टेंस है, आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस पड़े हुए हैं, तो हम इसे क्या कर सकेंगे, मान लीजिए R R R आपके पास आइडेंटिकल रेजिस्टेंस n टाइम्स है, तो आप इसको क्या करेंगे R प्लस R प्लस R प्लस अप टू n टाइम्स, तो आप इसको फाइनली लिख पाओगे क्या NR। तो फाइनली आपका सीरीज में RS सीरीज में हो जाएगा NR। रिमेंबर दैट कि सीरीज में आपके n आइडेंटिकल रेजिस्टेंस के जो सम होंगे मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो होगा NR। ये बात क्लियर हो गई। इस तरीके से अगर मुझे पैरेलल में देखना होगा तो उसका कितना आएगा वो भी देख लें फटाफट से। तो चलिए फटाफट से पैरेलल के बारे में भी जान लेते हैं। तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन की कहानी भी देखिए, जैसे आपने कैपेसिटर्स पढ़ रखा था ना, एग्जैक्टली वैसे ही है। जैसे सपोज कर लीजिए कि मेरे पास ये रेजिस्टेंस के कंपोनेंट्स है और इस रेजिस्टेंस के कंपोनेंट्स को हमने किसी एक टर्मिनल पर एक एंड को जोड़ दिया और इसको ला करके सेल के एक टर्मिनल से और दूसरे टर्मिनल को ला करके सेल के दूसरे टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल से अटैच कर दिया। ये आपका R1 हो गया, R2 हो गया, R3 हो गया और ये आपका सप्लाई हो गया जो भी प्लस माइनस होता है। करंट की सप्लाई मिली आपको I सेल के थ्रू और इसका पोटेंशियल है V। आपको पता है कि ये लोग कॉमन टर्मिनल से अटैच है, तो इसका मतलब सारे सेक्शन पर एक चीज तो कॉमन होगी, क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब सारे रेजिस्टेंसेस को सेम वोल्टेज से ऑपरेट किया जा रहा है। मेक श्योर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि करंट यहां से ड्रॉ हुआ तो करंट हर रास्ते में जाएगा, तो ऊपर वाले रास्ते में I1, दूसरे वाले रास्ते में I2 और तीसरे वाले सर्किट में I3 प्रोवाइड हुआ और ये सारे आकर के अपने वापस से अटैच हो जाएंगे। याद रखिए कि पैरेलल में वोल्टेज जो है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सारे सेक्शंस पर, सारे कंपोनेंट पे सेम रहता है। तो उसी कंपोनेंट उसी फार्मूले से लगा दीजिएगा। तो I V/R, ये आपने फार्मूला ओम्स वाले कॉन्सेप्ट से ही यूज करना होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस का टर्म तो ओम नहीं दिया था। यहां से ना अब आप करंट निकालेंगे, करंट एट ईच रेजिस्टेंसेस, सारे कंपोनेंट में करंट क्या होगा। तो पहले वाले कंपोनेंट में बात करें I1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, V/R1 लिख सकते हो। दूसरे कंपोनेंट में लिख सकते हो V/R2, तीसरे कंपोनेंट में लिख सकते हो V/R3 राइट। और आपको पता है कि ये सारा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो कुछ ना कुछ होगा। तो सपोज कर लीजिए कि लेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R ऑफ द सर्किट, सपोज कर लेते हैं कि सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो क्या है, R है। देन आप क्या लिखोगे, देन आप लिखोगे कि इस पूरे सर्किट को ऑपरेट कौन कर रहा है, I किससे, वोल्टेज V है, ये आपका सप्लाई वोल्टेज V है। तो यहाँ I इज इक्वल टू क्या लिख पाओगे, V/R। याद रखिएगा क्योंकि ये करंट ही आगे जाके डिवाइड हुआ है और करंट क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगा दीजिए। नाउ आप ये लिख सकते हो क्या कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। हाँ बिल्कुल, V/R I की वैल्यू ये हो जाएगा V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3, क्योंकि V आपका क्या है, सारे कंपोनेंट में कॉमन है, तो यहां से आपका V कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा। तो 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसका, इस पूरी सर्किट का। तो 1 है, तो याद रखिए यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस टोटल रेजिस्टेंस से हमेशा डिक्रीज होता है। तो जब भी आपको लो रेजिस्टेंस बनाना है आपको उसी तरीके से पैरेलल में लगाना होगा। अगर आपको ज्यादा चाहिए, बड़े रेजिस्टेंस इक्विवेलेंटली चाहिए, तो आप इनको सीरीज में कनेक्ट कर सकते हो राइट। तो यहाँ पर ये हो गया। अगर मेरे पास n आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस होंगे तो ऐसे क्या करेंगे, तो सिंपली आपको कुछ करना नहीं है, 1/R अप टू n टाइम्स। तो ये हो जाएगा आपका n/R, आप इसको ट्रांसपोज करोगे तो R/n आ जाएगा। मान लो अगर आपके पास n आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस है, n आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस, तो n आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस के लिए आपको क्या लिखना होगा, 1/RP, P फॉर क्या, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए ट्रीट कर रहे हो, तो 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R डॉट 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 n टाइम्स। तो फाइनली हो जाएगा n/R राइट। तो n/R के लिए आप क्या लिखोगे, 1/RP इज इक्वल टू n/R और फाइनली RP इज इक्वल टू हो जाएगा R/n।
ओके, तो ये कब की बात है, जब आपके पास n आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस होंगे तब की बात है। अब आपका छोटा सा होमवर्क ये है, आपको ये नोट पॉइंट पे ये करना है कि अगर आपके पास n आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस है तो RS अपॉन RP मतलब सीरीज और पैरेलल का रेशियो क्या होगा, ये आपका होमवर्क होगा। नोट पॉइंट में आप यही करके हमको जरूर बताएंगे। तब तक के लिए आज इतना ही, अगले क्लास में मिलेंगे इसके क्वेश्चन के साथ। अपना ख्याल रखिए, जय हिंद।